बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक जूनियर स्कूल एंड कॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। 9th बायोलॉजी और चैप्टर 7 बायो एनर्जेटिक्स। आज हम पढ़ने वाले हैं डिटेल के साथ लाइट रिएक्शन के बारे में, क्योंकि अपने पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने जस्ट इसका एक कॉन्सेप्ट लिया था और ये लाइट रिएक्शन वैसे है कि इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि हमने जब फोटोसिंथेसिस का टॉपिक स्टार्ट किया तो हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में कुछ पढ़ा, और वो ये था कि जब प्लांट्स वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्ट करवाते हैं तो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। ये एक सिंपल सा हमने कहा कि जी ये फोटोसिंथेसिस है, और ये एक एनाबॉलिक प्रोसेस है, मतलब इसमें हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करके और हम लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ये भी हमने पढ़ा। तो उसके बाद जब हम मैकेनिज़्म पे आए कि हमने ये देखना चाहा कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली होता किस तरह से है। क्या ये इतना सिंपल प्रोसेस है कि बस ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को मिलाया, रोशनी मौजूद थी, ठीक है, मिल गए और वो ग्लूकोज बन गया, क्या ये इतना सिंपल है? तो ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। हमने देखा कि ये दो बड़े फेजेस से गुजरता है, इसकी दो स्टेजेस हैं, फिर कहीं जाके ये कंप्लीट होता है। तो जिसकी पहला फेज़, ये कह लें कि इसकी जो पहली स्टेज है, हमने उसको कहा कि लाइट रिएक्शन। फिर जो लाइट रिएक्शन के बाद हुआ उसको हमने डार्क रिएक्शन कहा। अब ये दोनों टॉपिक्स इंतहाई ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, इनकी डायग्राम के समेत और इनके कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आपको इनके कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो ये आपको याद भी नहीं होगा, इसलिए आपने ये लेक्चर बहुत ध्यान के साथ जो है वो सुनना है। मैं स्लोली जो है वो इस लेक्चर को ज़रा लेके चलने वाला हूँ ताकि आपको इसको प्रॉपरली समझ आ जाए आपको। तो लाइट रिएक्शन के बारे में हम पढ़ने लगे हैं। तो पहले ये सुन लें कि ये चीज़ें क्या बनाई हैं। तो ये है क्लोरोफिल, ये भी क्लोरोफिल है और ये भी क्लोरोफिल है। ये दोनों क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल की टर्म को पहले समझ लें, यहाँ करते हैं इसको। ये वर्ड जो है क्लोरो और फिल, ये एक्चुअली दो लेटर्स हैं। पहला वर्ड जो है वो क्लोरस से निकला है और दूसरा जो है वो फाइलन से निकला है। क्लोरस का मतलब होता है ग्रीन और फाइलन कहा जाता है लीफ को। तो क्लोरोफिल का मतलब ये एक ऐसी प्रोटीन है जो पौधे को ग्रीन कलर देती है और इसके साथ साथ फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करती है। तो इसलिए हम इसको क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल क्या है? ये एक प्रोटीन है। तो क्लोरोफिल एक यहाँ पे होता है और एक यहाँ पे होता है। उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही सूरज निकलता है, सनलाइट क्लोरोफिल के ऊपर टकराती है, तो टकराते ही ये लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है। और हम जानते हैं कि लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट एक एनर्जी की फॉर्म है। तो जब ये क्लोरोफिल उस लाइट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा तो इसके पास एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि ये हैंडल नहीं कर सकेगा, और इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाना। कि जब किसी भी एटम में एनर्जी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो वो अपनी एनर्जी को दोबारा मेंटेन करने के लिए अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देता है, जिसकी वजह से उसकी एनर्जी बहाल हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो गया, एक्साइट होकर निकल गया उसके अंदर से। तो सेम वो चीज़ यहाँ पे होती है कि जैसे ही ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर निकल जाएंगे। तो फ़र्ज़ किया कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होकर निकल गए। अब ज़रा इस चीज़ पे भी ध्यान दें कि अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं तो इट मीन्स कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स की वैकेंसी खाली होगी। इसको अब दोबारा 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। तो अब ये उन 2 इलेक्ट्रॉन्स को कहाँ से लेगा? तो इसका आंसर है वाटर से, पानी से लेगा। कि जब सनलाइट आ गई तो वाटर भी तो आ ही जाएगा। जो हमने देखा था ना फोटोसिंथेसिस में कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को मिलाया जाता है, तो ये वो वाला वाटर है। तो जैसे ही वाटर आता है इसकी हाइड्रोलाइसिस की जाती है, मतलब कि इसको ब्रेक डाउन किया जाता है, जिससे ऑक्सीजन को सेपरेट कर लिया जाता है, और जो 2 हमारे पास हाइड्रोजन हैं वो ऐसे सेपरेट कर लिए जाते हैं। अब हाइड्रोजन 2 हैं, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो क्या होगा कि ये दोनों हाइड्रोजन
अपना एक एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देंगे, जिससे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई थी, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, वो इसकी यहाँ पर पूरी हो जाएगी। और ये जो 2 हाइड्रोजन है, ये जब इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सिंपल। अब आगे कि जब इसने लाइट को एब्जॉर्ब किया, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स खाली बच गए थे, वो तो खैर उसने वाटर से पूरे कर लिए। पीछे जो ऑक्सीजन बचती है इसको रिलीज़ कर दिए जाते हैं, अब ये हमारी किसी काम की नहीं है। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हमने बात की कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करके निकले हैं, इट मीन्स कि इनमें एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और कितनी ज़्यादा है कि जितनी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है वो सारी इन इलेक्ट्रॉन्स के पास एनर्जी गई और वो क्लोरोफिल से निकले। और जब वो एक सीरीज़ ऑफ रिएक्शन से गुजरते हैं, यहाँ तो बस सिंपल है, लेकिन एक बड़ा कम्प्लेक्स किस्म का केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो चल रहे होते हैं, एक चेन की सूरत में, रिएक्शन के बाद रिएक्शन हो रहा होता है। तो जब वो यहाँ से एक सीरीज़ ऑफ चेन से गुज़र रहे होते हैं, तो वहाँ से गुज़रते वक्त ये अपने अंदर से एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। और इस सीरीज़ ऑफ रिएक्शन को क्या कहते हैं? इसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यानी कि ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लाइट एब्जॉर्ब होने की वजह से एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाए, बर्दाश्त नहीं कर पाए, तो वो क्लोरोफिल छोड़ के निकल गए। तो जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरे तो जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करके निकले थे, जिसको वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से निकलेंगे तो वो एनर्जी अपने अंदर से निकाल देंगे। ठीक है, ज़रा गौर करें कि वो कौन सी एनर्जी निकल रही है। लाइट वाली एनर्जी निकल रही है कि यहाँ से एब्जॉर्ब करके यहाँ पे आए, यहाँ पे आके उन्होंने फिर अपने अंदर से निकाल दी। तो इनसे जो एनर्जी निकली उसको इस्तेमाल कर लिया गया ATP के मॉलिक्यूल्स बनाने के लिए। तो इस तरह उस लाइट को ATP के अंदर स्टोर कर दिया गया। अब आगे क्या हुआ कि क्योंकि ये भी क्लोरोफिल है, ये भी अपने अंदर जो है वो लाइट एब्जॉर्ब करेगा। उधर जब इसने लाइट एब्जॉर्ब की तो इसने भी एनर्जी हैंडल ना होने की वजह से इसने भी अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी निकल गए और इसके पास वैकेंसी खाली हो गई, जगह खाली हो गई। ये तो खैर इस यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं ये इसकी खाली होने वाली जगह को भर देंगे, ऐसे इसका भी काम पूरा हो जाएगा, इसके पास भी अब इलेक्ट्रॉन्स की कमी नहीं रहेगी। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे? ये कहीं नहीं जाएंगे। ये रिएक्शन के एंड पर एक चीज़ मौजूद होती है NADP पॉजिटिव, ये भी एक एनर्जी का मॉलिक्यूल ही है। तो होगा क्या कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से आए, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ रिएक्ट करेंगे और उधर आपको याद होगा कि इसने अपनी वैकेंसी को पूरा करने के लिए इस वाटर से इलेक्ट्रॉन्स निकाले थे, जिसकी वजह से 2 हाइड्रोजन आयंस बने थे। अब उन हाइड्रोजन आयंस को यहाँ यूज़ कर लिया जाएगा, जिससे क्या होगा कि अगर यहाँ पे 2 NADP के मॉलिक्यूल होंगे तो वो NADP और जो H आया उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये NADPH के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे, क्योंकि देखें ना 2 इलेक्ट्रॉन से और 2 ही ये हाइड्रोजन के आयंस थे। ये मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअली बता देता हूँ कि ये क्या होता है, कि यही समझ लें, सिर्फ याद रखने के लिए यही समझ लें कि यहाँ से जो 2 हाइड्रोजन आ रहे थे ना वो ये वाले थे, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी। फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स जब इन दोनों में चले गए तो ये दोबारा कंप्लीट हाइड्रोजन बन गए। और इधर क्या था, इधर 2 NADP के मॉलिक्यूल्स थे जिनको हाइड्रोजन चाहिए थी। फिर ये एक हाइड्रोजन इसके साथ लग गया और एक हाइड्रोजन इसके साथ लग गया, ऐसे हमारे पास 2 NADP के मॉलिक्यूल बन गए, NADPH के मॉलिक्यूल बन गए। और इस तरह से लाइट रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। लाइट रिएक्शन का बेसिकली मकसद होता है कि इसने एनर्जी के मॉलिक्यूल्स पैदा करने हैं, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उन्होंने वाकई एनर्जी के मॉलिक्यूल्स पैदा कर लिए। इस स्टेज पे उन्होंने ATP को बनाया और इस स्टेज पे आके उन्होंने NADPH को बनाया। अब ये ATP और NADPH कहाँ जाएंगे ये हम कल पढ़ेंगे,
जिसमें हम देखेंगे कि यही एनर्जी के मॉलिक्यूल आगे डार्क रिएक्शन में जाके शामिल हो जाते हैं। बस आखिरी चीज़ कि अगर आप इसको यूँ देखो तो ये यानी कि डायग्राम को घुमा के ऐसे देखो तो ये एक जी टाइप चीज़ बनती है, इसीलिए हम इसको जी स्कीम भी कहते हैं। तो ये हमारा जस्ट आज का लेक्चर था। अपने अगले लेक्चर में हम डार्क रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।